And heading over to New Delhi, where the Indian Prime Minister Narendra Modi is addressing the two-day Global Buddhist Summit. It's a first-of-a-kind summit. Let's take a listen. मीनाक्षी लेखी जी, इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेडरेशन के सेक्रेटरी जनरल, देश विदेश से यहाँ पधारे और हमारे साथ जुड़े हुए सभी पूज्य भिक्षुगण, अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट के इस पहले आयोजन में आप सभी दुनिया के कोने कोने से आए हैं। बुद्ध की इस धरती की परंपरा है अतिथि देवो भव, अर्थात अतिथि हमारे लिए देवता के समान होते हैं। लेकिन भगवान बुद्ध के विचारों को जीने वाले इतने व्यक्तित्व जब हमारे सामने हो तो साक्षात बुद्ध की उपस्थिति का एहसास होता है, क्योंकि बुद्ध व्यक्ति से आगे बढ़कर एक बोध है, बुद्ध स्वरूप से आगे बढ़कर एक सोच है, बुद्ध चित्रण से आगे बढ़कर एक चेतना है और बुद्ध की ये चेतना चिरंतर है, निरंतर है। ये सोच शाश्वत है, ये बोध अविस्मरणीय है। इसलिए आज इतने अलग अलग देशों से, इतने अलग अलग भौगोलिक सांस्कृतिक परिवेश से लोग यहां एक साथ उपस्थित है, यही भगवान बुद्ध का वो विस्तार है जो पूरी मानवता को एक सूत्र में जोड़ता है। हम कल्पना कर सकते हैं दुनिया के अलग अलग देशों में बुद्ध के करोड़ों अनुयायियों का ये सामर्थ्य जब एक साथ कोई संकल्प लेता है तो उसकी ऊर्जा कितनी असीम हो जाती है। जब इतने सारे लोग विश्व के बेहतर भविष्य के लिए एक विचार के साथ काम करेंगे तो भविष्य निश्चित रूप से भव्य ही होगा। और इसलिए मुझे विश्वास है पहली ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट इस दिशा में हम सभी देशों के प्रयासों के लिए एक प्रभावी मंच का निर्माण करेगी। मैं इस आयोजन के लिए भारत के सांस्कृतिक मंत्रालय और इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन को हृदय से बधाई देता हूं। साथियों, इस समिट से मेरे आत्मीय लगाव की एक और वजह है। मेरा जन्म गुजरात के जिस वडनगर स्थान में हुआ है, उस स्थान का बौद्ध धर्म से गहरा नाता रहा है। वडनगर से बौद्ध धर्म से जुड़े अनेक पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं। कभी बौद्ध यात्री हुएन संघ ने भी वडनगर का दौरा किया था और यहां पर मैंने जब प्रदर्शनी देखी, एक्सकेवेशन में जो चीजें लगी हैं, बहुत सारी चीजें विस्तार से यहां रखी हुई है। और संयोग देखिए कि जन्म मेरा वडनगर में हुआ
और काशी का मैं सांसद हूं और वहीं सारनाथ भी स्थित है। साथियों, ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट की मेजबानी का एक ऐसे समय में हो रही है जब भारत ने अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे किए हैं। भारत अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इस अमृत काल में भारत के पास अपने भविष्य के लिए विशाल लक्ष्य भी है और वैश्विक कल्याण के लिए नए संकल्प भी है। भारत ने आज अनेक विषयों पर विश्व में नई पहल की है और इसमें हमारी बहुत बड़ी प्रेरणा भगवान बुद्ध ही है। साथियों, आप सभी परिचित है कि बुद्ध का मार्ग है परियक्ति, पटिपत्ति और पटिवेद, यानी थियोरी, प्रैक्टिस एंड रियलाइजेशन। पिछले 9 वर्षों में भारत इन तीनों ही बिंदुओं पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमने भगवान बुद्ध के मूल्यों का निरंतर प्रसार किया है। हमने बुद्ध की शिक्षाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए एक समर्पण भाव से काम किया है। भारत और नेपाल में बुद्ध सर्किट का विकास हो, सारनाथ और कुशीनगर जैसे तीर्थों के कायाकल्प के प्रयास हो, कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो, लुम्बिनी में भारत और आईबीसी के सहयोग से इंडिया इंटरनेशनल सेंटर फॉर बुद्धिस्ट कल्चर एंड हेरिटेज का निर्माण हो, भारत के ऐसे हर काम में पति-पत्ती की प्रेरणा शामिल है। ये भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का प्रतिवेद ही है कि भारत विश्व के हर मानव के दुख को अपना दुख समझता है। दुनिया के अलग अलग देशों में पीस मिशंस हो या तुर्की के भूकंप जैसी आपदा हो, भारत अपना पूरा सामर्थ्य लगाकर हर संकट के समय मानवता के साथ खड़ा होता है, मम भाव से खड़ा होता है। आज भारत के 140 करोड़ लोगों की इस भावना को दुनिया देख रही है, समझ रही है और स्वीकार भी कर रही है। और मैं मानता हूं इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन का ये मंच इस भावना को नया विस्तार दे रहा है। ये हम सभी लाइक माइंडेड एंड लाइक हार्टेड देशों को एक परिवार के रूप में बुद्ध धम्म और शांति के विस्तार के नए अवसर देगा। वर्तमान चुनौतियों को हम किस तरह से हैंडल करते हैं, इस पर चर्चा अपने आप में न केवल प्रासंगिक है बल्कि विश्व के लिए इसमें उम्मीद की किरण भी समाहित है। हमें याद रखना है कि समस्याओं से समाधान की यात्रा ही बुद्ध की यात्रा है। बुद्ध ने महल इसलिए नहीं छोड़ा था क्योंकि उन्हें कोई कष्ट था। बुद्ध ने महल, राजसी ठाठ बाट उसे इसलिए छोड़ा था क्योंकि उनके लिए
उपलब्ध सब सुख सुविधाओं के बाद भी दूसरों के जीवन में दुख था। यदि हमें विश्व को सुखी बनाना है तो स्व से निकलकर संसार, संकुचित सोच को त्याग कर समग्रता का ये बुद्ध मंत्र ही। For more on this, our principal diplomatic correspondent Siddhant Sibal is joining us live from New Delhi. Hi Siddhant, good to see you. Now joining us live from where the summit is actually taking place, Indian Prime Minister Narendra Modi just addressed the summit. Talk to us about the key takeaways of his address. Well, essentially during his address, he talked about how India has a strong connect with Buddhism. He talked about Gujarat from where he is and how there has been Buddhist imprint. And today's summit basically focuses on how India is the country of origin of Buddhism, but also how India played an important role in spreading of Buddhism. Now, in past few years and months, we have seen India playing a proactive role. Today's summit is a symbol of that, but earlier, just a few weeks ago, we saw how under the SCO leadership, the SCO chairmanship of the grouping, India hosted a Buddhist meeting of all the SCO countries, in which all countries, including China and Pakistan, participated. Earlier, we have seen how the Indian Prime Minister has been taking proactive steps, including going to Sri Lanka and to Nepal on Vesak Day. That is symbolic enough, and all these developments happening at a time when we know that there looks like to be a kind of China trying to take over the leadership, essentially using Tibetan Buddhism. We know that China has been keen to appoint the next Dalai Lama, and this is something that has been dismissed by the office of Dalai Lama. Who will be the next Dalai Lama will be determined by the followers of Dalai Lama and through their own traditional process, and not by the appointment by the Chinese side. So essentially that also plays in the backdrop. One thing is significant, that during this two-day summit, Dalai Lama is also going to address the summit. He's going to address the summit tomorrow, and that will be something that will be closely watched. Right, Siddhant. Now, like you mentioned, that delegates and monks from various countries are taking part in this two-day summit. We also know that a monk from Mexico is also present in New Delhi. Talk to us about Buddhism in unusual countries in today's time. Well, what is significant, I have been speaking to a number of monks who are present here since yesterday. Monks have come from places from Brazil, from Mexico, from Australia, which is very surprising to me as well, but it shows that how India essentially is seen as the spiritual homeland of Buddhism, and that is why this comes at a very opportune time. I spoke to a number of these monks, and one thing was common when I had conversation was that they saw India taking this leadership as a welcome step. In fact, they suggested that there should be a Buddhist university that should be supported by the Indian government to propagate the message of Buddhism and Lord Buddha. In fact, Buddha is seen as the soft power of India, something that India has been working on, and today's summit is symbolic of that. What the Indian Prime Minister is saying is a message indeed, and a message that will be closely watched in Beijing as well, because we know that while there is this big tiff between Tibetan Buddhism and China, the entire debate, we know the invasion of Tibet as well is something that is known very well. China cannot claim its hands on Buddhism, primarily because it's an atheist government. This is the Chinese Communist Party, and the Indian government, of course, can play a lead role in that. Right, Siddhant. Now, what is the mood like right now where you are at the summit, and what can be expected tomorrow? Apart from the fact that the Dalai Lama will be present tomorrow, what else is on the agenda on day 2 of the Global Buddhist Summit?
Well, right now I'm standing just outside the hall where the Indian Prime Minister is addressing, and since the Indian Prime Minister is present there addressing there's a lot of security as well. But one thing I can tell you that inside the hall there's a lot of buzz, and of course a lot of Buddhist monks from across the world. We will in a short while, when the Prime Minister leaves, these top Buddhist leaders from various countries will be addressing and giving their views about Buddhism and how Buddhism can play an important role at a time when the world is witnessing a number of geopolitical changes. And we have heard that in various interviews as well. Tomorrow as well, we will see a lot of Buddhist leaders from across the countries participating. One thing that has stood out is that there is no participation from China, but there is participation from Taiwan. Academics from Taiwan are participating. This is something that will not go unnoticed, but largely lot of presence, almost 30 plus countries are present, and Sanghas or Buddhist leaders are present from almost 133 Sanghas. That is what the organizers have told WION. Thank you, Siddhant, for sharing your insights with us. We'll of course be tracking this very closely on WION. Thanks very much.